नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है पुनीत शर्मा जी। ये आईटी एक्सपर्ट हैं और जाने जाते हैं सरकारी वैकेंसियां जो आईटी से रिलेटेड होती है उनके ऊपर गहरी नज़र के लिए। आने वाली वैकेंसीज की क्या स्थिति है, नई सरकार बदलने के बाद क्या प्रभाव वैकेंसियों पर हो सकता है, सभी ऐसे प्रश्नों के बारे में हम पुनीत जी से जानेंगे जो आमतौर पर विद्यार्थियों के प्रश्न हैं और आमतौर पर विद्यार्थी पूछते रहते हैं। नमस्कार पुनीत सर। नमस्कार। चूंकि अब नई सरकार बन चुकी है जी, तो नई वैकेंसियों को लेकर के सरकार का क्या रोड मैप रह सकता है? देखिए सर, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली अपने को कॉल भी करते हैं और हमने अभी तक इस चीज़ पर कोई जवाब भी नहीं दिया था क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग चुके थे। 3 दिसंबर को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। अब अगर हम इनका विश्लेषण करें तो बहुत से स्टूडेंट इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेज में रहते हैं और उनका ये मानना रहता है कि बीजेपी ने सेंट्रल में जॉब्स नहीं निकाली हैं या दूसरे स्टेट में जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने नई वैकेंसीज़ के मामले में थोड़ा सा बहुत ही लचर काम किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वैकेंसी ही नहीं निकले। लेकिन अगर हम उनके घोषणा पत्र पे देखें तो घोषणा पत्र में क्लियरली इन लोगों ने मेंशन किया है कि 2.5 लाख वैकेंसियाँ आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। और मेरा ये मानना है चूँकि शिक्षा अपने जो सीएम साहब हैं ये फर्स्ट टाइम ही बने हैं और चूँकि जो भी फर्स्ट आदमी बनता है या फर्स्ट टाइम सीएम बनते हैं तो डेफिनेटली उनके दिमाग में एक ऐसा विचार होता है कि हम स्टूडेंट के लिए, जनता के लिए अपने जो वादे हैं उन वादों को पूरा करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 2.5 लाख की वैकेंसी की घोषणा की है वो डेफिनेटली वैकेंसीज आएंगी। अच्छा, राजस्थान में वैकेंसीज निकालने के लिए 2 बोर्ड जिम्मेदार हैं, एक तो अधीनस्थ बोर्ड है और दूसरा आरपीएससी है। आरपीएससी की फ्यूचर में निकलने वाली वैकेंसीज के बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और स्टूडेंट भी ये जनरली हमसे पूछते हैं क्योंकि हम चूँकि आईटी से रिलेटेड है तो स्टूडेंट जनरली प्रोग्रामर की वैकेंसीज़ के बारे में, एसीपी के बारे में, आईए के बारे में ये पूछते रहते हैं। इसी कंसर्न में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने आरपीएससी में और अधीनस्थ बोर्ड के अंदर आरटीआईज भी लगाई थी और दिसंबर में हमने भी एक आरटीआई लगाई थी। तो उसका कंक्लूज़न मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कि जो कुछ आरटीआई स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे पास आई है और ये आरटीआई बहुत कुछ क्लियर कर देती है इस वैकेंसीज़ को लेकर। देखिए सर, एक आरटीआई है, ये मुझे भेजी गई है जितेश की तरफ से, एक स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये प्रोग्रामर्स की। ये आरटीआई लगी है 9/11 को, 9/11 को इसका आंसर दिया गया है। मतलब ये तो पिछले महीने चुनाव होने के आचार संहिता के बाद। और ये आरटीआई लगाई है विमल नाम के कोई स्टूडेंट्स हैं और गोपालपुरा इनका एड्रेस है। इन्होंने कुछ सूचनाएं ये मांगी हैं कि जो भी कम्युनिकेशन फरवरी से लेके मतलब आरपीएससी को जब आपने फाइल भेजी थी प्रोग्रामर्स की और अक्टूबर तक जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो कम्युनिकेशन क्या क्या हुआ है, और दूसरा है कि 9 नवंबर तक कौन कौन सी वैकेंसीज आरपीएससी के पास पहुंच चुकी हैं उसकी पूरी डिटेल्स इन्होंने मांगी थी। तो ये मुझे कुछ स्टूडेंट ने भेजी थी अलग अलग सोर्सों से। तो ये आरटीआई ये कहती है कि जो लास्ट फाइल गई है, जो संशोधित फाइल गई है, क्योंकि फरवरी में पहुंच चुकी थी उसके बाद 2-3 बार फाइल गई है, तो 16 अगस्त को लास्ट फाइल गई है। हाँ, आरपीएससी से प्रेषित की गई है आरपीएससी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है। और कौन कौन सी वैकेंसी 9 नवंबर तक आपकी आरपीएससी में पहुंच गई है उसका पूरा डिटेल आरपीएससी ने अपनी आरटीआई कॉपीज में दिया। अच्छा, इन्होंने आईटी और नॉन आईटी सभी की डिटेल सभी है। तो मैं उस डिटेल्स का एक जनरल वे में आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि कौन कौन सी डिटेल्स के अंदर वैकेंसीज आरपीएससी में पहुंच चुकी है। एक है कला साहित्य संस्कृति एंड पुरातन विभाग की है, इनमें अलग अलग पद हैं जैसे पुरालेखापाल है, शोध अध्येता है, रसायनज्ञ है, शोध अधिकारी है, इनकी 1-2 वैकेंसीज हैं। बिल्कुल ठीक है। एक ऊर्जा विभाग की है, सहायक विद्युत निरीक्षक, इसमें 3 वैकेंसीज हैं आपकी। एक है अभियोजन विभाग है, इसमें सहायक अभियोजन अधिकारी की 223 वैकेंसी है। एक आरपीएससी में है पुस्तकालय अध्यक्ष, इसकी 1 वैकेंसी है आपकी।
एक चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर्स की है, तो डिफरेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उस हिसाब से इनके असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। हालांकि ये नंबर्स कम है, 1 1 2 2 5 5 इस तरह से नंबर्स हैं। बड़ी वैकेंसी हाँ, के तौर पे मैं सारी वैकेंसी बता रहा हूँ। पशुपालन विभाग में है सहायक मत्स्य अधिकारी, इसमें 9 वैकेंसीज हैं। भूजल विभाग के अंदर तकनीकी सहायक है, इसमें 3 वैकेंसीज। ये आरपीएससी के द्वारा दी हुई सूचना है, बिल्कुल आरटीआई में, आरटीआई के अंदर। तो ये वैकेंसीज पहुंच चुकी हैं नवंबर तक आरपीएससी में। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिसको लेके पूछते हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी की है। DOIT की वैकेंसी। इसमें प्रोग्रामर की 216 वैकेंसी है और एनालिसिस कम प्रोग्रामर डिप्टी डायरेक्टर की तो सबसे बड़ी वैकेंसीज में तो ये 216 वाली यहाँ नजर आ रही है पहले। पशुपालन विभाग की है, 619 पोस्टें हैं पशुपालन की। 619 जी। और संस्कृत शिक्षा की 2nd ग्रेड की वैकेंसी भी है और संस्कृत शिक्षा की 1st ग्रेड की वैकेंसी भी है। ठीक है। और संस्कृत कॉलेज के अंदर जो लेक्चरर्स होते हैं उनकी भी कुछ वैकेंसीज पहुंची हैं इनके पास, नंबर्स कम हैं। इसके अलावा है आपकी आईटीआई कॉलेज के अंदर जो वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं उसकी 23 वैकेंसीज है। ठीक है। और आईटीआई कॉलेज, इसके अलावा एक आपकी एईएन की वैकेंसी है 737, जो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। बड़ी वैकेंसी में, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी छोटी लेकर अगर हमको काउंटिंग करें तो लगभग 2,500 के आसपास नंबर्स हैं जो टोटल वैकेंसी आरपीएससी में पहुंची। देखा गया है कि आरपीएससी एक उच्च स्तर की जो वैकेंसी निकालने का काम राजस्थान में करती है और जो क्लेरिकल या इससे समकक्ष नियुक्तियां होती है वो अधीनस्थ बोर्ड किया करता है। तो आरपीएससी के द्वारा 600, 700 या 250, 300 पोस्टें निकालना भी एक बड़ी बात है। जी बड़ी बात है, लेकिन आरपीएससी का काम वैकेंसी जब पहुंच जाती है तो वैकेंसी का एग्जामिनेशन लेना होता है। ठीक है। आरपीएससी ने, जैसे अभी आपके चेयरमैन ने भी कहा है कि एक बार वैकेंसी आ जाती है तो आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्टली कोई रोल रहता नहीं है। इनडायरेक्टली तो होता है, सब जानते हैं, बट डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता है। तो ये वैकेंसी ऑलरेडी पहुँच चुकी है। आप इनको एक टाइम लिमिट तक खींच तो सकते हो, जैसे फरवरी से लेके आपने अक्टूबर तक इसको खींच दिया, हो सकता है 1 2 महीने और खींच जाए। मतलब इन्हें निरस्त गवर्नमेंट नहीं कर सकती, यही स्टूडेंट किया कि बिल्कुल निरस्त नहीं होगी गवर्नमेंट। और जहां तक मेरा है कि ये जनवरी फरवरी तक ये वैकेंसी एनी बहुत बढ़िया। तो विद्यार्थियों के लिए एक खास खुशखबरी से हम लोग मान सकते हैं, पुनीत जी जो हैं विशेष तौर पर इनकी पकड़ है और नॉलेज है वैकेंसीज के संबंध में और आरपीएससी के संबंध में स्पेशली। अच्छा सर, आईटी के स्टूडेंट्स की एक विशेष सूचना जानना चाह रहे थे, क्योंकि हमें विविध माध्यमों से ये प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। आईटी के जो बड़ी वैकेंसी जानने वाली, जिसमें प्रोग्रामर की और एसीपी की वैकेंसी है, उसका क्या फ्यूचर है और किस स्टेज पर ये वैकेंसी? जैसे मैंने अभी बताया है, एक्चुअली ये केवल मैंने एक आरटीआई बताई है, ऐसी लगभग 10 आरटीआई मेरे पास आ चुकी है जो स्टूडेंट्स ने लगाई है। हमारी तरफ से स्टूडेंट्स ने हमें भेजी है आरटीआई। इसमें एक आरटीआई थी अमित शर्मा की, उन्होंने भी लगाई है। एक आरटीआई है सौरभ की, एक है दीपांजलि की। इन आरटीआईज के अंदर जो कॉमन बात निकल के आ रही है कि एक आरटीआई था कि आपकी विज्ञप्ति लास्ट स्टेज के अंदर है और विज्ञापन निकालने की प्रक्रियाधीन है। इसी को तहत जब हमारे पास ये सारी आरटीआई पहुंची थी तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने जनरेट होके आ रहे थे। तो लास्ट आरटीआई हमने खुद ने लगाई थी और उस आरटीआई में हमारा क्वेश्चन ये था, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसका जवाब मुझे भी लेना था, कि 16 अगस्त को आपकी फाइल आरपीएससी में पहुंच गई थी और 8 अक्टूबर को आपकी आचार संहिता लगी थी। 16 अगस्त से 8 अक्टूबर तक ये ऑब्जेक्शन खेल रहे थे। ठीक है। और वास्तव में ऑब्जेक्शन था, लेकिन जब हमने आरटीआई से क्वेश्चन पूछा कि 16 अगस्त से लेके और 8 अक्टूबर तक की जो भी प्रक्रिया हुई है, कम्युनिकेशन हुआ है डिपार्टमेंट और आरपीएससी के बीच में, उसका डेटा हमें अवेल करवाइए। तो बड़ी जानकर आपको आश्चर्यचकित होंगे कि कोई भी डेटा आरपीएससी ने हमें इसका प्रोवाइड नहीं कराया है। केवल 16 अगस्त तक का डेटा ही आरपीएससी हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो 16 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक जो ऑब्जेक्शन खेले जा रहे थे वो अनऑफिशियली फाइल को पुल ऑन किया जा रहा था, उसका कोई भी डेटा ऑफिशियली आरपीएससी के पास नहीं है। तो कोई विशेष कारण आपको लगता है कि एग्जाम्स को क्यों डिले किया गया? चुनावी माहौल में या वित्तीय भार करंट में जो गवर्नमेंट थी वो इसे नहीं वहन करना चाहती थी, या क्या उसकी संभावनाएं हो? देखिए सर, अगर हम इसका विश्लेषण करें तो वित्तीय भार तो एक इशू नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंस से जब हम क्लियर कर देते हैं तभी आरपीएससी के अंदर वैकेंसीज पहुंचती हैं, तो वित्तीय भार का कोई भी इशू नहीं है। लेकिन हम लास्ट जुलाई से लेकर अक्टूबर तक देखें तो जैसे मैंने बताया लगभग 10 या 12 वैकेंसी जो आरपीएससी में पहुंच चुकी है। बिल्कुल। आरपीएससी चाहता तो इसकी निकाल सकता था। अब इनका ये होता है कि भाई हम ये कहते हैं कि कुछ टाइम डिले किया जा सकता या है।
ये भी हो सकता है कि मशीनरी इलेक्शनी माहौल में इलेक्शन के संबंध में कार्य कर रही हो, या और ये भी हो सकता है। हम ये मान के चल सकते हैं कि इनडायरेक्ट रूप में गवर्नमेंट के भी हाथ हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो गवर्नमेंट नहीं कह सकती पहुंचने के बाद, बट इनडायरेक्टली आप जानते हैं गवर्नमेंट सर्वसर्वा होती है। तो हो सकता है कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का कुछ इस पे इंस्ट्रक्शंस हो, और मशीनरी भी बिजी हो सकती है। चलिए, ये तो एक बात हुई। एक बहुत बड़ा प्रश्न विद्यार्थियों ने पूछा है, और प्रदेश के लगभग सभी विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे आरपीएससी से रिलेटेड हो, क्या नई सरकार आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड की वर्तमान जो बना हुआ है समिति जो बनी हुई है उसे भंग कर सकती है? हाँ जी, ये एक्चुअली था। कहने का मतलब जो मेंबर्स हैं उन्हें बर्खास्त, जो मैं रूपरेखा बता देता हूँ। ये क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है? एक्चुअली सितंबर के अंदर हमारे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे सीपी जोशी जी, उन्होंने ये एक जनरल पब्लिक मीटिंग में कहा था कि हमारी गवर्नमेंट आने पर हम इसको भंग करेंगे। लेकिन भंग करने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। उन्होंने आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के लिए भी कहा हाँ, था? यस, दोनों के लिए कहा था कि हमारी गवर्नमेंट आने पर हम इसको भंग करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं कि आरपीएससी भंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आरपीएससी भंग करने की बहुत लंबी प्रक्रिया है, और अगर ये प्रक्रिया इन्होंने फॉलो कर ली तो ये स्टूडेंट के लिए घातक है, क्योंकि ये 6 महीने या 8 महीने इस पूरी प्रक्रिया में लग जाएंगे। तो ये जो आयोग के जो मेंबर्स हैं उसे भंग करने की बात है कि संस्था को ही भंग करने की बात? बेसिकली वो संस्था को ही भंग करके नई तरीके से रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, जिस तरह से यूपीएससी की तर्ज पर सारा काम करना चाहते हैं। ये कहने को तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन और होना भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ निकलनी चाहिए। अगर भंग कर दिया और पूरा प्रोसेस दोबारा होता है तो उस पूरे प्रोसेस में 8 महीने 10 महीने निकल जाते हैं। इसका मतलब तो फिर आपकी कोई वैकेंसी नहीं आ पाएगी, साल भर तो आपका वैसे ही निकल जाएगा। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है। चलिए, विशेषकर तो हम लोग आईटी के बंदों के जो प्रश्न थे, क्योंकि एक आईटी गेटवे के थ्रू ये प्रश्न हमें मिले, अगर प्रोग्रामर की वैकेंसी जनवरी फरवरी में आ जाती है तो इसके एग्जाम कब होने की संभावना है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रोग्रामर जनवरी फरवरी में आनी चाहिए, क्योंकि ये 2022 फाइनेंशियल ईयर की है। ऑलरेडी 1 ईयर पहले ये फाइल आरपीएससी में पहुँच चुकी थी। एक टाइम पीरियड तक आप इसको पुल ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज़ 1.5 साल तक मैंने तो अपनी लाइफ में कोई फाइल किसी आरपीएससी में रखी हुई देखी नहीं है, फर्स्ट फाइल होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में ये आ जाएगी। अगर ये जनवरी फरवरी में आती है तो हम प्रेजेंट कैलेंडर अगर देखें आरपीएससी का, तो आरपीएससी ने जून तक का कैलेंडर अपना घोषित कर दिया है पुरानी वैकेंसीज का। तो जुलाई और अगस्त में इस एग्ज़ाम के होने की पूरी संभावना, जुलाई अगस्त में संभावना है। मतलब अगर जनवरी फरवरी में आती है तो लगभग 5-6 महीने विद्यार्थियों को मिलने वाले हैं। या श्योर, 5-6 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट को इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने चाहिए जिससे वैकेंसी समय पर निकले और समय पर इसके एग्जाम्स हों? जी, देखिए सर, अभी चूँकि गवर्नमेंट नई बनी है और मंत्रिमंडल का काम अभी प्रोग्रेस में है, मंत्रिमंडल बनानी है, तो फिलहाल तो स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आईटी मंत्रालय जाएगा किसके पास ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि ये देखा गया है कि आईटी जनरली सीएम साहब के हाथ में ही रहता है। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली स्टूडेंट को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। 90% मैं श्योर हूँ कि जनवरी फरवरी में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली हमारी शॉर्ट से होता नहीं है ना। आप देख लीजिए, साल भर तक खींच दिया, तो आपको खुद को इन लोगों से मिलना पड़ेगा, मिनिस्टर से, सब कुछ है, उनको ज्ञापन देना, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताना, मीडिया में इस चीज़ को लेकर जाना, ताकि कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि इसमें एक पॉइंट है कि अगर 15 मार्च तक आपकी वैकेंसी नहीं निकलती है तो फिर सेंट्रल की आचार संहिता लग जाती है, सेंट्रल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं इलेक्शन। यस, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव, हाँ, लोकसभा के आपके इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, जो मई में जाके फिर लिफ्ट होते हैं। तो इसका मतलब फिर जून तक फिर आपकी कोई वैकेंसी नहीं आ पाएगी, फिर जुलाई में आपकी वैकेंसी आती है। इसलिए स्टूडेंट को तो अवेयर रहना ही पड़ेगा इससे। बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिली। एक आखिरी प्रश्न है, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? किस तरह से नई गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए या स्कोप उसमें भी निकालने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं? क्या स्टूडेंट उम्मीद कर सकते हैं कुछ? देखिए सर, लाखों स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हर साल पूरा करते हैं, और इतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आप सबको उसमें अकोमोडेट कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट को हमेशा प्राइवेट सेक्टर को भी उसी रेशो में बूस्टअप करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं,
तो स्टूडेंट्स को या जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स बनानी चाहिए उनको अवेयर कर सके। आज 90% है जो लोन तो लेना चाहता है इंडस्ट्रियल लोन, लेकिन उसको ये पता ही नहीं कि कौन सी संस्था इसको लोन देती है, किस तरीके से वो उस काम को आगे बढ़ा सकता है। तो कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि स्टूडेंट तक वो पहुँचे और स्टूडेंट उनसे फ़ायदा उठा के अपने वर्क को, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सके। ये बिल्कुल काफ़ी कुछ उस जैसा हो सकता है जो केंद्र सरकार की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड जो स्कीम्स आई है। नहीं, वो भी है, बट वो जो प्रोग्राम्स हैं स्किल डेवलपमेंट वाले वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हालांकि जैसे अपना गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है वो उसको में करता है, ऐसे सेंट्रल के भी अपने इस तरह डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह के लॉन्स वगैरह देते हैं आपको, किसी काम के लिए सारी नॉलेज वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट को उसके अवेयर कराना चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई आईटी की वैकेंसीज, और आईटी की वैकेंसीज के लिए विद्यार्थियों के लिए के डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न जो किसी न किसी गेटवे से पूछे गए थे। एक जनरल में बात आपसे मैं करना चाहूँगा। सरकार गई, नई सरकार का आना हुआ। इस नई सरकार के गठन में या नई सरकार के चयन में बेरोजगार और विद्यार्थियों को आप कितना रोल मानते हैं? देखिए सर, बहुत बड़ा रोल है। ये होता है कि चुनाव के टाइम पर जो रीजनल इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, आप ये मान के चले 10 साल के अगर हम स्टूडेंट्स माने तो लगभग 25-50 लाख स्टूडेंट हैं जो हर साल एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होते हैं। तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें होती हैं और वोट के अंदर ये चीज़ें तब्दील होती हैं। हम क्या करते हैं कि रीजनल्स में कास्ट के बेसिस पर ये है, तो आप देखोगे सोशल मीडिया में केवल यही इश्यूज़ घूमते रहते हैं। और आजकल एक पत्रकारिता का शायद एक रेल ये भी बन गई है कि पॉलिटिकल को केवल कास्ट बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कास्ट एक फैक्टर है, सारा फैक्टर नहीं है। आप जब जॉब्स के लिए जब आप जॉब ही नहीं निकालोगे तो सारी कास्ट इफेक्टेड होंगी। आप इस कभी रिसोर्सेज आप किसी को दे रहे हो तो सभी कास्ट को मिलने हैं, तो वो सारे फैक्टर्स भी है। इसके अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 1 लाख वैकेंसीज की घोषणा की थी और उन्होंने एक सिंगल वैकेंसी लास्ट ईयर नहीं निकाली है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था कि जितनी भी वैकेंसी है इसमें 60-70% वैकेंसीज के पेपर आउट हुए थे। ठीक है, तो जितने भी युवा वर्ग था वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फैक्टर रहा है। बिल्कुल, है ना। कांग्रेस में एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, कांग्रेस की बहुत सी स्कीमें बहुत अच्छी थी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन रोजगार एक इतना बड़ा फैक्टर होता है जो किसी भी गवर्नमेंट को ऊपर से नीचे कर सकता है। तो डेफिनेटली यूथ का इम्पोर्टेंस तो रही है चुनाव। तो एक गवर्नमेंट वैकेंसीज का अनाउंसमेंट करती है, समय पर नहीं निकाल पाती है, निकलते हैं तो पेपर्स आउट होते हैं और उसका खामियाजा अच्छे काम करते हुए भी सरकार गवाकर भुगतना पड़ता है। जैसा पुनीत सर ने बताया कि एक बड़ा फैक्टर है बेरोजगार और विद्यार्थी, जो सरकार को बदलने का भी दमखम रखते हैं। आगामी सरकार को इसी दमखम को ध्यान में रख कर के कार्य करने होंगे, वरना ये तो प्रदेश की सरकार बदली है, राष्ट्रीय सरकार और लोकसभा चुनाव सर पर हैं। आगे विद्यार्थियों से भी मेरा आग्रह है, आप कभी भी नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर के नेगेटिव ना सोचें। नई सरकारें बनती है कुछ अच्छा करने के लिए बनती हैं, सबका ध्यान में रख कर के बनती हैं। ज़रूर वैकेंसीज आएंगी, ज़रूर आप सफल होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं कृष्ण कुमार पुनीत सर के साथ।